आइए जी, तो क्वेश्चन देखिए, कैश बुक का क्वेश्चन है, डबल कॉलम कैश बुक है ये। आप लोगों ने कैश बुक बनानी है डबल कॉलम वाली, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, यानी दो कॉलम बनाइए, एक तो कैश का और एक बैंक का। आई बिलीव आप लोगों को अभी समझ में आना शुरू हुआ होगा कि डबल कॉलम से क्या कहना चाह रहा है, कि आपको दो कॉलम बनाने हैं, ठीक है। चलिए जी, दो कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो दो कॉलम बनाने हैं तो उसके लिए आपको देखिए हमने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बनाकर रखा हुआ है आपका डबल कॉलम का, ठीक है। टू कॉलम का फॉर्मेट बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। डेट भी है, सारी चीजें हैं। ये ब्लैंक कर लेते हैं, हमने पीछे कुछ लिखा था यहाँ, ये लीजिए, इसके भी ब्लैंक कर लेते आइए। और इधर से भी हटा दें, ये कुछ समझाया था पीछे आपको, कैसे करना है इसमें काम समझिए। सबसे पहले कहता है कैश इन हैंड 1 जनवरी 2017 को हमारे पास इतना बैलेंस है, जिसे आप बोलते थे ना ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है ये दोनों, ठीक है। कैश में हमारे पास कितना रुपए रखा है, 4,000 रुपए, और बैंक में हमारे 12,000 रुपए पड़े हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे आप, जैसे लेजर में लिखते थे ना, टू ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे लिखते थे। तो जनवरी 1 2017 क्या लिखेंगे यहां पर, यहां लिखेंगे जी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे लेजर में लिखा जाता था ओपनिंग बैलेंस, ऐसे ही लिखा जाता है यहां पर भी। बैलेंस कितना कितना है, 4 और 12,000। तो कैश का कैश में 4,000 रुपए, और बैंक का बैंक में 12,000 रुपए। क्या ये बात क्लियर है? पहले मुझे ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है समझ में आया, कैश और बैंक का बैलेंस बताइए। सर एक बार ब्रोक डाउन का मतलब बता दो। ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन का मतलब होता है बेटा लेकर आए, पीछे से कहीं से लेकर आए। जैसे आप यहां था, मानो ये आपका दिसंबर 2016 की कैश बुक है, ठीक है, दिसंबर 2016 की कैश बुक है। आपने कहा मेरे पास मंथ के एंड में कितना बैलेंस बचा है, क्लोजिंग बैलेंस जिसे बोलते थे, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है, 10,000, मानो 4,000 रुपए बचा हुआ है। तो फिर मैं जनवरी को दोबारा कैश बुक स्टार्ट करता हूं, तो मैं पहले जो पिछले क्लोजिंग था वो इस बार ओपनिंग बैलेंस बनेगा ना, ओपनिंग बैलेंस। तो उसे आप लेकर आए, ब्रॉट, लेकर आना, यहां से यहां लेकर आने को क्या बोला गया, ब्रॉट डाउन, ठीक है। समझे ब्रॉट डाउन का मतलब बेटा, जनवरी यस सर। 2017 में लेकर आए उसको, तो उसे क्या बोला गया, ब्रॉट डाउन। ओके सर। क्लोजिंग को ओपनिंग बनाया जाता है, उसे ब्रॉट डाउन बोला जाता है, ठीक है। बीडी जिसे मैंने लिखा शॉर्ट में, ब्रॉट डाउन है वो। ओके सर। चलिए, हमने ये 1 जनवरी की ट्रांजेक्शन लिख ली। अब 4 जनवरी की ट्रांजेक्शन देखिए, 4 जनवरी को हमने क्या किया है बेटा, गुड्स बेचे हैं। कैसा, कैश में बेचे हैं, यानी पेमेंट नगद में मिला है हमें। पार्टी ने हमें चेक नहीं दिया, हमारे खाते में जमा नहीं कराया, कैसे दिया, कैश में दिया 4 जनवरी को, 13,200 रुपए। तो कैश में लिख दूं मैं 4 जनवरी को, टू किसके कारण पैसा आया, सामान बेचने के कारण, सेल्स, कितना, 13,200 रुपए। कुछ नहीं, जो पहले एक कर रहे थे अब दो के लिए कर रहे हैं, दो अकाउंट के लिए, दो चीजों के लिए, कैश और बैंक के लिए। पर्टिकुलर का दोनों का एक ही कॉलम है, ठीक है। अमाउंट के अलग अलग कॉलम है, और अमाउंट से तय होगा कि किसके लिए लिखा गया है। कैश में लिखोगे तो कैश में लिखा गया है कैश कॉलम में, बैंक कॉलम में लिखोगे तो बैंक में लिखा गया है, ठीक है। अगला 5 तारीख को कहता है रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। अच्छा, ये तो बोल दिया रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। देखो एक चीज और, यहां एक अजम्पशन लेना, एक नोट डाल लेना, एक बात समझ लेना, नोट ध्यान देना एक,
आप लिखना इस चीज को है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड is mentioned like transaction is in कैश या बैंक, बताया नहीं क्वेश्चन ने, कैश में हुआ या बैंक से हुआ है, देन assume it through कैश। ठीक है, देखो अभी ना थ्योरेटिकल चल रही है चीजें, आपको क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं और क्वेश्चन बनाने वाले ने कोई कमी छोड़ दी, जैसे बताया नहीं कि पेमेंट आया, पैसा आया, बैंक में आया, कैश में आया, तो क्या मानेंगे अगर नहीं बताया गया तो कैश में आया बेटा। ठीक है, रियल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, रियल लाइफ में तो आपको सारी सूचनाएं पता होंगी, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। अब यहां हम किससे पूछें, क्वेश्चन बनाने वाले का नाम तक लिखा नहीं है या किसने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो जनरल अजम्पशन ली जाती है कि अगर कुछ नहीं बताए तो क्या माना जाएगा, ट्रांजेक्शन, ये पता है पैसा आया है पर ये नहीं पता है बैंक में आया या कैश में आया है, ये पता है पैसा दिया है पर ये नहीं बताया गया कि बैंक से दिया या कैश से दिया है, तो क्या मानेंगे, बैंक के थ्रू मानेंगे। बताइए, ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब 5 तारीख को जो पैसा रिसीव हुआ है, बताओ कैश में आया है बैंक में आया है? कैश में। बाकी बच्चे भी सही समझ रहे हैं इसी बात को, देखिए बताइए समझ में आई या नहीं आई बात? आइए, 2,500, 2,500 रुपए रिसीव हो गए, किसमें जी, कैश में, सुरेश के कारण। तो आइए, ये आपकी डबल कॉलम कैश बुक 5 तारीख को टू सुरेश, और सुरेश का अकाउंट लिखना है तो एफएस्ट्रॉफी एस लगा के करना, कैश में। बताओ जी, बात समझ में आई? पांच के बाद 6 तारीख को देखिए, 6 तारीख का बताओ क्या होगा। बताइए कहां पे आया पैसा, जवाब दीजिए, 6 तारीख को पैसा कहां आया है? मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। सर बैंक में टू रवीज अकाउंट लिख देंगे। बैंक अकाउंट में आ जाएगा ना, हाँ, क्योंकि चेक दिया है, चेक दिया है तो पैसा सर हमारे बैंक में ही आएगा, और तो कहां आ सकता है। ठीक है, चलिए आइए जी आगे चले, यहां पर लिखते हैं इसको, ये लिखिए, रवि से 6,400 रुपए आया है 6 जनवरी को टू रवि, 6,400 रुपए। देखो, बैंक में आया तो बैंक कॉलम में लिखा, कैश में आया होता कैश में लिख देता, और दोनों में आएगा तो दोनों में भी लिख दूंगा, आगे आएंगे ऐसे ट्रांजेक्शन्स आपके सामने। ठीक है ना, उस समय बात करेंगे उनके बारे में। आइए, 6 तारीख के बाद आ जाइए आप लोग 7 तारीख पे, कहता है सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, आपने अपने ऑफिस के स्टाफ को सैलरी पे की, खर्चा किया, कैसे, चेक से। तो बताओ ये पैसा कहां से गया होगा आपका, ये बैंक से गया या कैश से गया? बैंक से। क्योंकि चेक तो सर, बिल्कुल चेक का पैसा तो बैंक से ही कटेगा, 7,600 रुपए। किस कारण से गया 7 तारीख को ये? सैलरी। सैलरी, बाय सैलरी, बैंक से 7,600 रुपए। क्लियर है बात ये? बताइए। यस सर।
इसके बाद 10 तारीख को बताओ कहां से गया पैसा, किसको गया बताइए, किसके कारण गया? बैंक से गया, सुधीर को गया। ठीक है, 10 तारीख को 5,000। 10 तारीख को बाय सुधीर बैंक 5,000 रुपए। ठीक है, इजी है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा? बहुत इजी नो चैप्टर है ये, क्योंकि कैश का आना जाना भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और लिखना तो इजी, अपने 1-2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आना शुरू होता है। 10 तारीख के बाद 12 तारीख को बताओ, बताओ पैसा कहां से गया, बैंक से गया, कैश से गया? कैश बिल्कुल, 12 तारीख को 1,200 रुपए बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, 1,200 रुपए। अच्छा, इसके बाद आगे आइए, यहां अगला देखिए, 12 के बाद 15 तारीख को देखिए क्या हुआ। 15 को बताइए, 15 तारीख को क्या हुआ? कैश क्रेडिट हुआ बाय परचेजेस। हाँ, मतलब पैसा गया तो कैश कम क्रेडिट हो गया, बिल्कुल सही लैंग्वेज है, परचेजेस के कारण हुआ, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आइए जी, कितना हुआ क्रेडिट? 8,000 रुपए। 8,000 गया परचेजेस के कारण 15 तारीख को, और कैश से गया क्योंकि कुछ बोला नहीं था। तो 15 तारीख को बाय परचेजेस कितना अमाउंट था? 8,000 था शायद, ठीक है ना, 8,000 रुपए। 16 तारीख को बताओ क्या हुआ, सोच के बताओ 16 को क्या हुआ? कैश कम हो गया, बैंक बढ़ कैश डेबिट हुआ। कैश डेबिट हुआ। सर कैश क्रेडिट हुआ। अच्छा, कैश क्रेडिट हुआ बोला, सॉरी बेटा सॉरी, कैश क्रेडिट हुआ। गया। ठीक है, कैश क्रेडिट हुआ और बैंक डेबिट हुआ, मतलब बैंक में पैसा आया और कैश से गया। कितना? 10,000। बैंक में आया, कैश से गया। तो ये देखो 16 तारीख को यहां तो क्या गया, कहां से गया? कैश से गया। किसके कारण गया? बैंक के कारण। कितना पैसा था? 10,000 रुपए। ठीक है, और 16 तारीख को ही बैंक में आया, कहां से आया? कैश से आया। कितना आया? 10,000 रुपए आया। 10,000 रुपए आया। ठीक है जी, ये बात आपने लिख ली। अच्छा, अब इसके बारे में एक छोटी सी थ्योरेटिकल बात बतानी है आप लोगों को, सुनिए। एक छोटी सी थ्योरेटिकल बात बतानी है, उसे सुनिए और समझिए। ये सुनिए, अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश, एक तरफ कैश है और दूसरी तरफ बैंक इन्वॉल्व है, यानी कि या तो ये डेबिट है तो फिर ये क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, या अगर ये डेबिट है तो ये फिर ये क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? इसको नाम दिया गया है, टेक्निकल एक नाम दिया गया है, कोई काम का नहीं है, बेकार है नाम। खामखा नाम बोल के आपको परेशान किया जाए, जैसे कई बार होता है नाम से तो लगता है पता नहीं व्यक्ति बहुत खतरनाक होगा, इस तरह नाम केवल खतरनाक है इसका। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री है कुछ नहीं कॉन्ट्रा, ठीक है, कॉन्ट्रा है कुछ है नहीं इसमें खास, करना वैसे ही था जैसे आपने कर लिया। मैं बोलता कॉन्ट्रा एंट्री में ऐसे करते हैं, वैसे आपको नाम अगर पहले बताता ना तो आपको अजीब लगता, बट देखो आपने बगैर नाम पढ़े, लोगों को लगता है कॉन्ट्रा कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गया, नहीं, नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बस इतना करना होता है, जहां पे एंट्री में एक तरफ कैश और एक तरफ बैंक होता है, उसमें आप यहां मार्क कर दिया कीजिए सी, ये कॉन्ट्रा को डिनोट करता है। ठीक है, ये अपना ही पैसा इधर उधर हुआ है, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में रख दिया, एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में, कैश से निकाल के बैंक में डाल दिया, कॉन्ट्रा एंट्री है।
ठीक है, समझ में आया कॉन्ट्रा? कॉन्ट्रा को लिखना मुश्किल नहीं है, लिखा आपने, देखो बगैर नाम के आपको कोई दिक्कत आई क्या लिखने में? थोड़ा अजीब जरूर था, एक साथ आपको लग रहा था कि एक ही चीज दोनों अकाउंट नहीं, एक दो चीजें एक ही अकाउंट में आ रही है, एक अकाउंट नहीं है, एक तो कैश है यहाँ पे और दूसरा बैंक है, दो है, तो अब दो ही का चीज कर रहे थे हम, नॉर्मल ट्रीटमेंट कर रहे थे। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत कॉन्ट्रा एंट्री से? जवाब दीजिए, बताइए बेटा। नो सर। ठीक है, चलिए आगे देखें। 16 तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद हम चलते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख को कहता है एक तो हमने नगद में माल बेचा, मैंने कहा ठीक है, 15,100 रुपए का। फिर हमने मशीनरी खरीदी है और पेमेंट की है कैश में। 16 तारीख ना 20 तारीख को दो ट्रांजेक्शन हुई है, एक तो सेल्स की और एक मशीनरी बेची। सर क्या कंबाइंड लिख दें इसको? मैंने कहा आप बताओ कंबाइंड लिख सकते हो क्या? सेल्स का तो सेल अकाउंट में जाता है और मशीनरी खरीदने का मशीनरी अकाउंट में जाता है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। 15,100 रुपए की सेल और 6,800 रुपए की मशीनरी खरीदी, एक में पैसा आया है एक में गया है, वैसे भी एक साथ नहीं लिख सकते। आइए, सेल्स कितने की हुई 20 तारीख को? टू सेल्स, सेल्स के कारण कितना है? 15,000 और 100 रुपए आ गए। और आज ही 20 तारीख को हमने एक मशीनरी खरीदी है, मशीनरी अकाउंट कितने की खरीदी है? 6,800 रुपए। दोनों ही कैश में था इसलिए कैश कॉलम में लिखा। बताइए, जवाब दीजिए, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? बोलिए। ये ठीक है, चलिए चलिए इसके आगे चलते हैं। 21 तारीख को आइए, पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी। अब आपको पता है मशीनरी को रेडी टू यूज बनाने का खर्चा है, ये तो अबव मशीन से मतलब आ गया ना समझ में? कहता है ये जो ऊपर मशीन खरीदी है इसके काम के लिए, इसको इरेक्ट कराने के लिए हमने खर्चा किया है। तो हमने बताया जब पहली बार मशीनरी नई हो या पुरानी हो, उसको रेडी टू यूज बनाने तक का खर्चा मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होता है। तो ये खर्चा भी किस अकाउंट में आएगा? मशीनरी में आएगा। जर्नल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नाम लिखना है ना अकाउंट का आपने, तो मशीनरी अकाउंट लिखिएगा। मशीनरी अकाउंट पे 400 रुपए और गए 21 तारीख को, समझ रहे हैं? बाय मशीनरी अकाउंट 400 रुपए। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई 21 तारीख वाली? जवाब दीजिए यस सर, आ गई। सभी बच्चों को। हमारे पास और भी बच्चे हैं ना, कौन कौन है? गौरव है, नेहा है, श्रेया, जानवी, मुस्कान, माही। बताइए बेटा, आई बात या नहीं आई समझ में? चलिए वापस आइए। इसके बाद 22 तारीख को कहता है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये देखो, इसे आप लोग सोचिए और बताइए। बोलो। बैंक के अंदर बाई ड्राइंग अकाउंट आ जाएगा। हाँ, मतलब बैंक बढ़ा या घटा? यहाँ पहले तो ये बताओ। बैंक में बैलेंस बढ़ गया या घट गया? सर बैलेंस तो घट गया बैंक का, ड्राइंग बढ़ अच्छा, जाएगी। और कहाँ का बढ़ा बैलेंस? ड्राइंग का। ड्राइंग नहीं है ये बेटा, ये ड्राइंग नहीं है। पहले तो देखो, ये ऑफिस यूज है। ड्राइंग क्या होता है? पर्सनल यूज। अगर मैं लिखता ना पर्सनल यूज तो ड्राइंग होता, वो मैंने लिखा नहीं है। ये मैंने केवल बैंक से पैसे निकाले ऑफिस में काम के लिए। कई बार होता है ना आपको, आप सारा ट्रांजेक्शन आपका बैंक से होता है, अब आपको छोटे मोटे खर्चों के लिए पैसा चाहिए होता है, तो आप बैंक से निकाल कर लाते हैं और कैश में रख लेते हैं अपने। तो ये क्या हुआ है? ये पैसा बैंक से निकलकर आपने अपने कैश काउंटर में ऑफिस के काम के लिए, अभी खर्चा नहीं किया, ऑफिस के काम के लिए रखा है।
तो कहां रखा है? कैश पे लाके रखा है। बताइए, समझ में आई बात? निश्चय। तो ये भी एंट्री कैसी हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैश और बैंक इन्वॉल्व है, एक डेबिट हुआ एक क्रेडिट हुआ। चलिए, 22 तारीख को 7,500 रुपए, 22 तारीख को। अच्छा, बैंक घटा है ना, किसके कारण घटा है इस बार? बाय कैश अकाउंट। कितना घटा है? 7,500 था आई थिंक, है ना, 7,500 रुपए। और इधर 22 तारीख को क्या बढ़ा है? कैश बढ़ा है, किसके कारण? टू बैंक। कैश बढ़ गया 7,500 से। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? जवाब दीजिए, सोचिए, समझिए, नहीं आया तो पूछिए, बताइए। यस सर। आ गया समझ में? चलिए जी, इसके बाद आगे चलें। 22 तारीख के बाद अगली ट्रांजेक्शन देखिए। देखिए, मुझे बताइए क्या करेंगे। बताइए आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे? सर टू अनिल अकाउंट आ जाएगा बैंक में। हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बैंक में सर पैसा आया है, हमारे अनिल से चेक आया है 23 तारीख को 4,600 रुपए। बताओ, कोई मुश्किल लग रही है क्या? चीजें आसान चीजें हैं, बस थोड़ा सा आप प्रयास करें, मेहनत करें, हो जाएगा। चलिए, इसके बाद 23 हो गया, 27 तारीख को आइए। ये सोचिए, नया है आपके पास, ये आपने अभी नहीं किया था अभी तक, इस पर विचार कीजिए। पहले तो इसकी जर्नल एंट्री सोचो। आपको जब भी कोई चीज समझ ना आए ना, तो जर्नल एंट्री सोचा करो उसकी। मैं तो बेस्ट तरीका बताता हूं, सारे डाउट क्लियर कर देगा। सोचो इसकी जर्नल सर एंट्री क्या हो। उसमें हाँ बताइए जानवी बेटा। क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर टू बैंक अकाउंट, बहुत बढ़िया। अनिल टू बैंक अकाउंट, डिसऑनर पे ये एंट्री होगी। क्यों? हमने पहले बैंक में पैसा मान लिया, आ गया, अब उसका पैसा तो क्लियर ही नहीं हुआ, तो हमें दोबारा से रिवर्स करना पड़ेगा जो पैसा रिसीविंग पे एंट्री की थी। यानी हमें दोबारा उसको डेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमें दोबारा उससे पैसा लेना है। ठीक है, हमें दोबारा डेटर बनाना है। पहले डेटर था वो अनिल, 2 दिन पहले डेटर था, जिस दिन चेक दिया ना उसने, तो हमने एंट्री क्या की थी? बैंक टू अनिल। क्रेडिटर ने डेटर बोलना है इसको, है ना। डेट क्या थी वो? 23 तारीख। 23 तारीख को आपने ये एंट्री की थी, पर वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो इस एंट्री को रिवर्स कर दिया आपने, दोबारा से डेटर बना लिया उसको। आपने कहा बैंक में कोई पैसा नहीं आया, जो डेबिट किया है ना मैंने बैंक को, मैं क्रेडिट कर रहा हूं आज बैंक को। और मैंने कहा तुम्हें मैंने जो क्रेडिट कर दिया था, खत्म कर दिया था, मैं तुम्हें दोबारा से क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो बैंक क्या है? क्रेडिट होगा अनिल के कारण। आइए, 27 तारीख को बाय अनिल, कितना अमाउंट? 4,600। बैंक कॉलम में लिखा है, देखो कैश में नहीं लिखा। गलती से कैश में मत लिख देना बैंक की चीज को, फिर गलत हो जाएगा, आपका आंसर मैच नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद आ जाइए जी, इसके बाद आइए 28 तारीख को। 28 तारीख को आ जाइए, कहता है परचेज अ कंप्यूटर, पेमेंट मेड बाय चेक। बोलो, चेक से पेमेंट कर दिया आपने, दीजिए जवाब। क्या करें इसका? कैसे लिखें बताइए।
सर बैंक क्रेडिट होगी। बैंक क्रेडिट हो जाएगा, किसके कारण? परचेजेस। बाय कंप्यूटर। परचेज नहीं, कंप्यूटर बेचने के लिए नहीं लिया तो परचेज अकाउंट लिख देते। कितने का लिया कंप्यूटर? 8,000 रुपए का। बैंक से पैसा गया। 30 तारीख को बताओ क्या करोगे? कैश में बाय चैरिटी अकाउंट। सर कैश होगा बाय चैरिटी अकाउंट। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 30 तारीख को। मुस्कान जवाब नहीं दे रही है। मुस्कान सो तो नहीं गई है? देखो कि बच्चा बैठे बैठे सो गया और मैं इंतजार कर रहा हूं कि बच्चा पढ़ रहा है। नो। ठीक है, क्योंकि मुस्कान जवाब देती रहती है, आज नहीं दे रही है। बाय चैरिटी कितना पैसा? 120 रुपए। ठीक, इसके बाद एक और है, पेड इनटू बैंक। मतलब ये समझाओ ये क्या है, इसका मतलब समझो, पहले तो मीनिंग समझो इसका क्या है। पेड इनटू बैंक का मतलब क्या है? कोई बताएगा क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि कैश तो कम हो गया और बैंक रुपए डाल दिया अपन ने। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या ऐसा भी लिख सकते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, है ना, एक ही बात है। कैश डिपॉजिट लिख दो, डिपॉजिट लिख दो। तो कैश से गया और बैंक में चला गया 12,000 रुपए 31 तारीख को। तो इस बार बताओ क्या घटा 31 तारीख को? कैश। कैश घटा है। किसके कारण घटा है कैश? बैंक। बैंक के कारण। कितना अमाउंट है? 10,000 था, क्या था? 12,000, शायद 12,000 रुपए। जो बढ़ा है वो इधर लिखेंगे, जो घटा है उसे इधर लिखना है। घट गया कैश 31 तारीख को, बढ़ा है बैंक, किसके कारण? कैश के कारण। क्या बन गई है? कॉन्ट्रा एंट्री बन। 12,000 रुपए आ गए बैंक में। चलिए बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई? आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, आपको पता हो तो। अब क्या करें सर? अब बैलेंस निकालते हैं, बैंक में कितना बैलेंस बचा है और कैश में कितना बैलेंस बचा है। क्या करेंगे? पैसा आए में से गया माइनस कर दो, आ जाएगा। चलिए निकालते हैं, मैं भी टोटल करता हूं, आप भी ट्राई कीजिए। पहले कैश कर लेते हैं। 4,000 प्लस 13,200, 2,500, 15,100 रुपए और 7,500 रुपए। तो हमारे पास इन टोटल पता है कैश कितना आया है? 42,300 आया है। और गया कितना है वो भी देखें जरा, उसे भी लिखें। 1,200, 8,000, 10,000, 6,800, 400 रुपए, 120 रुपए और 12,000 रुपए। 38,520 की आपने पेमेंट कर दी। कैश आया कितना था बेटा? 42,300 और चला कितना गया? 32। अब बड़ा कौन सा इनमें से? 42 है, तो इधर क्या लिखेंगे? जो बड़ा है वो नीचे लिखा जाता है ना, जैसे लेजर में बैलेंसिंग करते थे ना, वैसे ही करना है। 42,300 दोनों तरफ। अच्छा, तो सर बैलेंस कितना बचा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना बचा? मैंने कहा 42,300 में से 32 नहीं 38,520 माइनस कर दो। 42,300 में से 38,520 माइनस कर दो, कितना आ गया? 3,780 रुपए। ये लीजिए, बताइए आई बात समझ में? कितना बैलेंस बचा है कैश में? समझ में आया सभी को? बताइए बेटा। यस सर। ठीक है। अच्छा, बैंक का भी निकालें अब। बैंक में क्या है? अच्छा, एक बात मुझे समझानी है इस बैलेंस को निकालने से पहले।
इस चीज को निकालने से पहले एक बात समझिएगा, थ्योरेटिकल पॉइंट है। कैश अकाउंट ऑलवेज हैव, लिख लीजिएगा, ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। ठीक है, कैश अकाउंट में हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, यानी पॉजिटिव बैलेंस होता है। इसका मतलब क्या है, दैट इज इट्स बैलेंस कैनॉट बी लेस देन 0। भाई आपके कैश में पैसा है, आप मुझे बताओ, आपके पास 100 रुपए हैं और आप किसी को पेमेंट करना है, आप मैक्सिमम कितने रुपए दे सकते हो? आपके कैश काउंटर में 100 रुपए हैं, मैक्सिमम किसी को पेमेंट देना हो तो कितना रुपए दे सकते हो? 100 रुपए। 100 रुपए। क्या 101 रुपए भी दे सकते हो नगद में? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट कैश काउंटर में ही 100 रुपए हैं। तो इसीलिए उसने कहा कैश का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव यानी डेबिट बैलेंस हो सकता है, अगर ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगा, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो, आपका बैलेंस जो आया ना ऊपर, यहां क्या आया, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा है, तो ये बैलेंस क्या हुआ, डेबिट बैलेंस हुआ। लेजर में कराया था ना मैंने आपको काम, याद है? ठीक है, चलिए, क्लोजिंग से देखना हो तो अपोजिट बैलेंस मान लेते हैं, ओपनिंग से देखो तो सेम साइड वाला बैलेंस मानते हैं। अच्छा, एक और बात, अब बैंक के बारे में भी लिख लो बात। बैंक अकाउंट कैन हैव बोथ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। बैंक में दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही होगा, पर देखो और लगाया है मैंने, या तो डेबिट या क्रेडिट। तो बैंक का अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है, फेवरेबल। डेबिट यानी एसेट बैलेंस कब होगा, जब हमारा पैसा होगा, और क्रेडिट बैलेंस कब होगा, जब नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। यानी हमने नेगेटिव का एक बार एग्जांपल। नेगेटिव का एग्जांपल देता हूं, देखो आपके खाते में, बैंक में, अकाउंट में, बैंक अकाउंट के अंदर क्या बैलेंस था आपका, आपने कहा 1000 रुपए थे, आपने विड्रॉ कितने कर लिए, 1100 रुपए विड्रॉ कर लिए। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा करंट अकाउंट होता है बैंक में ना, एक करंट अकाउंट होता है जो बिजनेसमैन को मिलता है। करंट अकाउंट में ना ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब एक्सेस विड्रॉवल की फैसिलिटी होती है, जितना आपके खाते में पैसा है उससे आप ज्यादा निकाल सकते हो, एक लिमिट तक निकाल सकते हो ज्यादा। वो डिपेंड करेगा आपके अकाउंट में कितनी लिमिट बना रखी है बैंक ने। ऐसा नहीं है कि कोई भी करंट अकाउंट खुलवा के कितना मर्जी निकाल ले, बहुत मुश्किल से मिलती है फैसिलिटी है। तो बैंक में दोनों हो सकता है, आप ये मान के चलेंगे। ठीक है, जवाब दीजिए, बताइए, आया समझ में, नहीं आया? सर फिर इसकी जनरल एंट्री किससे होगी? किसकी? ये आपने ओवर एक्सेस विड्रॉ कर लिया तो ओवरड्राफ्ट। देखो, यस मैं सर। उदाहरण देता हूं आपको। मैं पहले बैंक अकाउंट बनाता हूं आपके सामने। मैंने एक बैंक अकाउंट बनाया, उसमें मैंने कहा शुरुआत में तो मेरे पास ना ओपनिंग बैलेंस यहां था, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा था 100 रुपए, 1000 रुपए। फिर मैंने बैंक से पैसा निकाल लिया, मैंने कहा मैंने निकाला, नगद निकाल लिया मैंने, मानो मैंने 1100 रुपए निकाल लिया। अब बताओ, अब इस अकाउंट को क्लोज करोगे तो क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, बैलेंस कैरी डाउन इधर आ जाएगा, कितना, 100 रुपए। अब दोनों साइड बराबर हो गई। अब देखो, क्लोजिंग बैलेंस किधर आ रहा है, ये डेबिट साइड है ना। क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड आ रहा है तो इसका रियल एक्चुअलिटी में बैलेंस क्या है, इसका रियल बैलेंस क्या बोलोगे इसको आप, ये कैसा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट। यानी लायबिलिटी। समझे? एंट्री क्या होती है, एंट्री तो बड़ी आसान है, एंट्री तो मैंने यही करी थी। क्या किया मैंने, देखो बैंक को क्रेडिट किया और कैश को डेबिट कर दिया, हमारे पास कैश में पैसा आ गया।
कहां से? बैंक से। ये तो नॉर्मल एंट्री है, एंट्री तो नॉर्मल ही होगी जो पहले होती थी। बताइए, आई बात समझ में या नहीं आई? यस यस सर। सर। ठीक है जी, चलिए अब इससे आगे चलेंगे हम लोग और अब अपने बैंक को भी क्लोज करेंगे। अब देखना, कैश में हमेशा याद रखना, हमेशा बैलेंस इधर ही आएगा। कैश का बैलेंस कभी भी इस साइड में नहीं आएगा, डेबिट साइड में क्लोजिंग। क्यों? कैश का बैलेंस क्रेडिट हो ही नहीं सकता, इसलिए हमेशा यही आएगा। बैंक का हो सकता है, तो बैंक के चक्कर में मत रहना। बैंक का तो हमेशा पहले चेक कर लेना। जैसे मैंने तो आपको कैश का भी चेक करवाया, और बैंक का चेक करें। पहले डेबिट का टोटल करते हैं, 12,000, फिर 6,400, फिर 10,000, फिर 4,600 और फिर 12,000 रुपए। कितना आया? 45,000, 45,000। बैंक में पैसा कितना आया इस बार? 45। अच्छा, गया कितना है वो भी देखें। 7,600, 5,000, 7,500, 4,600, 8,000। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, कम ही गया है इस बार। 32,700 पे किया आपने। ठीक है, चलिए तो बैलेंस कितना आ जाएगा? साइड कौन सा बड़ा है? 45। तो दोनों तरफ क्या लिखोगे? 45,000। जो साइड बड़ी है वो लिखा जाता है नीचे। बैलेंसिंग फिगर इधर ही आ जाएगी इसकी भी। क्या करो, 45 में से 32,700 माइनस कर दो, 12,300 रुपए। ये लीजिए, आई बात समझ में? देखिए आप लोग सभी सारे बच्चे, देखिए एक बार, आया नहीं आया समझ में? एक साथ आप ये सोचो, आपने एक साथ 2 अकाउंट बना डाले, बस इतना सा अंतर है। कोई डाउट क्वेरी है तो यहां पर पूछिए प्लीज, आप लोग बताइए। कोई चीज अजीब लग रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कुछ दिमाग में एडजस्ट नहीं हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो पूछिए आपको। सब आ गया क्या समझ में? यस सर। यस सर। ठीक, चलिए सभी को समझ में आया आई बिलीव। अब हमारे पास आगे नया क्वेश्चन करने का तो टाइम नहीं है, तो हम कोई छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा पॉइंट में डिस्कस करना चाहूं तो मुझे बताइए, रुकिए 1 मिनट रुकिएगा। एक टेक्निकल टर्म है, वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे अभी आई नहीं है, बाद में आएगी। जब आएगी, जब दोबारा एक बार देखेंगे, अभी भी समझ लो उसको। एक टर्म होता है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट ऑफ चेक। क्या होता है इंडोर्समेंट ऑफ चेक? देखो, लेट्स सपोज आपको एक व्यक्ति ने चेक दिया, आपका बिजनेस है, आपको चेक मिला। ठीक है, मिस्टर राम ने आपको चेक दिया। तो आपने जब चेक लिया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम फॉर ₹1,000। 1,000 का चेक मिल गया। फिर आपने क्या किया? आपने इस चेक को किसी और को दे दिया। आपने कहा, मतलब आपका कोई पैसा मांगता होगा तो आपने कहा भाई इस चेक को तुम क्लियर करा लेना। तो क्या सर किसी और का चेक हम क्लियर करा सकते हैं? हमेशा नहीं, कुछ कंडीशन में कुछ लिखना होता है तब करा सकते हैं उसे। ठीक है, ऐसे नहीं। तो लेट्स सपोज हमें चेक मिला राम से, हमने मोहन को दे दिया। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, endorsed from Ram, endorsed to
इंडोर्स टू मोहन। इंडोर्स का मतलब गिवन, ठीक है, वही 1000 रुपए का चेक था। अब सुनिए, चेक बैंक में तो गया ही नहीं, तो जब चेक रिसीव हुआ तो एंट्री क्या करोगे? चेक इन हैंड, एसेट है, चेक इन हैंड अकाउंट बैंक में लगा देते तो बैंक होता, चेक दिया ही नहीं है टू राम, ये एंट्री होगी। और जब ये चेक, वही चेक मोहन को दोगे तो वो एसेट खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मोहन को चेक दिया तो मोहन हो गया डेबिट, मोहन डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए जी, समझ में आ गई चीज या नहीं आई? कोई डाउट क्वेरी है तो बोलिए यहाँ पर। हाँ जी, जानवी समझ में आया बेटा? यस सर। गौरव? यस सर। ठीक है, नेहा? यस सर। चलिए, सो आपको यहां तक मैंने बता दिया। अब इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर इजी है, बस जब कोई नई चीज आएंगी ना, वहां थोड़ा सा आपको सपोर्ट चाहिए, वो मैं देता रहूंगा, ठीक है? तो आप कैशबुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। आज आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कैशबुक का होमवर्क में कीजिएगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपके पास बुक्स हैं, आपकी बुक में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कैशबुक चैप्टर का, ठीक है, आपको करने हैं। ये आपका क्या है? अकाउंट्स का होमवर्क। ओके सर। ठीक है, चलिए। और बिजनेस स्टडीज में रिवीजन करते रहिए, थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी इस बार 2 ही चैप्टर रखे हैं हमने, आगे के नहीं रखे हुए सिलेबस के हिसाब से, तो अभी आगे नहीं पढ़ा रहा हूं उसमें मैं आपको, ठीक है? इतने में इसको करा लेता हूँ, यहाँ मुझे प्रैक्टिस कराने की जरूरत है आप लोगों को। चलिए, कब तो होंगे अभी पेपर? आपको, हाँ क्या बेटा? पेपर कब है? हाँ, मुझे अभी डेट पता नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा आपको, मेरे पास सिलेबस आया था, यहाँ तक था आपका, उसमें पूछ के बताता हूँ फिर आपको मैं, ठीक है? ओके सर। चलिए, तो अभी के लिए हम ब्रेक कर लेते हैं। आप लोग इसे पढ़िए, समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा चैप्टर, ठीक है? तो प्रैक्टिस जरूर करना। तो अभी ब्रेक कर लें हम आज के लिए। यस सर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम ब्रेक कर लेते हैं।